नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनुप उपाध्याय। साथियों, बांग्लादेश में एक हत्या होती है, जांच शुरू भी नहीं होती, कोई एफआईआर, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कोई सबूत सार्वजनिक नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ ही घंटों में एक पड़ोसी देश को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हत्या हुई है या नहीं हुई। सवाल यह है कि क्या यह न्याय की तलाश है या फिर राजनीति के आड़ में जन भावनाओं को भड़काने का खेल। बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या होती है, लेकिन हत्या से ज्यादा चौंकाने वाली बात यह होती है कि उसके बाद की जो घटनाएं हैं, जो कि अचानक हो रही हैं, और वो घटनाएं भारत विरोधी हिंसा में भड़क जाती है। मीडिया के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया जाता है, भारतीय राजनयिक परिसरों पर पथराव होता है, और सबसे गंभीर बात कि किसी आधिकारिक जांच, किसी न्यायिक निष्कर्ष से पहले ही भारत के ऊपर उंगली उठने लगता है। और यहीं से यह मामला सिर्फ एक क्राइम नहीं रहता, यह प्रवेश करता है डिप्लोमेसी में और फिर सीधे जियो पॉलिटिक्स के मैदान में। और आज का सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, वाकई ये हत्या की प्रतिक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक या भू रणनीतिक खेल तो नहीं छुपी हुई है। चलिए आज के इस पूरे वीडियो में हम इस घटनाक्रम को तथ्यों, रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से समझेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का टॉपिक जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, बांग्लादेश में हत्या, भारत के खिलाफ साजिश, यूनुस या आईएसआई। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है वो समय पर मिल सके। इस वीडियो को हम लेकर आगे बढ़े उसके पहले कुछ समाचार पत्रों को हम देख लेते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर अल जजीरा और द गार्जियन, दो समाचार पत्र के कटिंग आपको देखने को मिल रहे हैं। द गार्जियन लिखता है, वायलेंट प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश आफ्टर प्रो डेमोक्रेसी फिगर डाइज इन हॉस्पिटल। अल जजीरा लिखता है, बांग्लादेश प्रोटेस्ट वायलेंस आफ्टर एक्टिविस्ट शरीफ उस्मान हादी डाइज। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं और आपके स्क्रीन पर ये बांग्लादेश की वो तस्वीर देखते हैं जो कि हादी की हत्या के बाद देखने को मिला। आगे और बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरों को भी हम देख लेते हैं। ये बिल्डिंग है साथियों, जिस बिल्डिंग को आग लगा दिया जाता है, और ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो है न्यूज चैनल, उसकी बिल्डिंग है। इस तस्वीर में उस्मान हादी के शव के साथ बांग्लादेशी नेता और अधिकारी जो है वो दिख रहे हैं। आज शाम को हादी का शव जो है सिंगापुर से ढाका आया हुआ है। आपके स्क्रीन पर शरीफ उस्मान हादी नजर आ रहा है जो कि लीडर है। और इसके बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो ये भारत विरोधी जो है वो बात करता है। ये ग्रेटर बांग्लादेश के कॉन्सेप्ट के साथ ये लड़ रहा था। और ग्रेटर बांग्लादेश का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में जो है वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को तोड़कर बांग्लादेश का भाग बनाने की बात कर रहा था। भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी कि जो सेवन सिस्टर्स हम जिसको कहते हैं, उसको तोड़ने की ये बात कर रहा था। साथियों, किसी भी समकालीन घटना को समझने के लिए सिर्फ घटना को जानना पर्याप्त नहीं होता है, उसके पीछे की पृष्ठभूमि, राजनीतिक, सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय संदर्भ भी जो है उतने ही आवश्यक होते हैं। आज बांग्लादेश जो है वो एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। एक तरफ लंबे समय तक सत्ता में रही शेख हसीना और अवामी लीग का प्रभुत्व रहा, जिसने स्थिरता तो दी, लेकिन साथ ही साथ सत्ता के केंद्रीकरण के आरोप भी उनके ऊपर लगे। तो दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल और अंतरिम शासन व्यवस्था को लेकर लगातार अविश्वास जो है वो बांग्लादेश में बना हुआ है। और इसी माहौल में छात्र राजनीति एक बार फिर से केंद्र में आ जाती है। छात्र राजनीति, बांग्लादेश की पावर स्टेट। साथियों, बांग्लादेश में छात्र संगठन सिर्फ सामाजिक समूह नहीं रहा है, बल्कि वो प्रत्यक्ष राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन चुका है। और इतिहास गवाह है कि 1990 का एंटी एरशाद आंदोलन जिसने सैन्य शासन को गिराया, 2018 का कोटा सुधार आंदोलन जिसने सरकार को बैकफुट पे ला दिया, और हालिया छात्र विरोध जिसने व्यवस्था की नाजुकता को उजागर किया, हर बार छात्र राजनीति या तो सत्ता परिवर्तन से जुड़ी हुई है या फिर राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनी है। शरीफ उस्मान हादी इसी छात्र राजनीति से या उग्र छात्र राजनीति से मैं कहूं तो उभरा हुआ एक चेहरा था, जिसकी पहचान
तेज, मुखर और वैचारिक रूप से ध्रुवीकृत मानी जाती है। साथियों, भारत और बांग्लादेश के संबंध वर्तमान समय में काफी नाजुक हैं, लेकिन 16 दिसंबर अभी मात्र 3 दिन पहले बीता हुआ है और 16 दिसंबर 1971 की तिथि को बांग्लादेश और बांग्लादेशियों को भूलने की आवश्यकता नहीं है। भारत और बांग्लादेश के संबंधों की बात अगर करें तो 1971 में भारत की निर्णायक भूमिका सीमा, जल, व्यापार और सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद और अवैध घुसपैठ पर समन्वय, लेकिन इसके बाद भी बांग्लादेश में भारत के विरोध में भावनाएं जिस प्रकार से फूट रही हैं, यह इस बात का इशारा कर रही हैं कि बांग्लादेश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। समय समय पर बांग्लादेश में जिस प्रकार से घरेलू राजनीति में इंडिया का फैक्टर एक बहुत मजबूत जो है वो फैक्ट रहा है। जब भी बांग्लादेश में चुनाव नजदीक आते हैं, जब भी सत्ता कमजोर पड़ती है या आंतरिक मुद्दे हावी होती हैं, तो भारत को लेकर भावनात्मक और राष्ट्रवादी नैरेटिव जो है वो तेज कर दिए जाते हैं। आइए कुछ और भी फोटोज को हम देखें और फिर आगे बढ़ें। आपके स्क्रीन पर ये जो बिल्डिंग नजर आ रहा है, ये बांग्लादेश के सबसे बड़े न्यूज़पेपर की बिल्डिंग है, जिसको उग्रवादियों ने, माफ कीजिएगा, जिनको आंदोलनकारी हम कहें वहां की भाषा में, तो इन्होंने जो है वो फूंक दिया। ये आंदोलनकारी जो है वो सड़कों पे जो है वो घूम रहे हैं और ये ओस्मान हादी की सोशल मीडिया की पोस्ट को आप देखकर समझ सकते हैं कि इसकी मानसिकता आपको क्या देखने को मिल रही है। ये ग्रेटर बांग्लादेश की बात करता है और ग्रेटर बांग्लादेश की जब ये बात करता है तो ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को जो है वो अपने में दिखाने के प्रयास करता है। आप अपने देश के नेता हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत के किसी भी सीमा में प्रवेश करने की बात करें और अपने मैप में भारत की सीमाओं को दिखाने का बात करें और भारत को धमकी देने की बात करें। तो ये इस सोच के साथ जो है वो चल रहा था। वर्तमान में जो अंतरिम सरकार आपको बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, ये 3 बड़े संकटों से जूझ रहा है। निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव की मांग की जा रही है बांग्लादेश में। प्रमुख राजनीतिक दलों का अविश्वास है, आर्थिक दबाव और जन असंतोष फैला हुआ है बांग्लादेश में। और ऐसे वातावरण में कोई भी बड़ा आपराधिक मामला सिर्फ लॉ और ऑर्डर का सवाल नहीं करता, यह एक राजनीतिक हथियार जो है वो बन जाता है। और इसलिए हादी की जो हत्या इस समय हुई है, यह केवल क्राइम नहीं है। हादी की हत्या छात्र राजनीति से जुड़ी थी, वैचारिक रूप से संवेदनशील थी और समय भी ऐसा था कि जब देश पहले से अस्थिर था। तो यही कारण है कि यह घटना को देखते हुए इसे मात्र एक हत्या नहीं कहा जा सकता है। जो सड़कों पे हिंसा हो रही है, जो राजनीतिक तनाव है, अंततः यह एक जियो पॉलिटिकल डिबेट में जो है बदल गई है। और सवाल ये नहीं है कि घटना क्या थी, सवाल असल में यह है कि इस घटना का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है और भारत को किस प्रकार से आप कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं हादी को लेकर, यह भी समझने की आवश्यकता है। आपके स्क्रीन पर साथियों आपको 2 मैप देखने को मिल रहे हैं। एक वो मैप जो बांग्लादेश के आतंकी मानसिकता के, उग्रवादी मानसिकता के छात्र नेताओं की सोच है और एक वो मैप जिसमें हम अपने भारत को देख रहे हैं। आप इस मैप को बहुत ध्यान से देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि बांग्लादेश, जो कि आज से 2 साल पहले तक भारत के पक्ष में बात कर रहा था, बांग्लादेश जिसका जन्म ही भारत के कारण हुआ, वो बांग्लादेश भारत को ही तोड़ने का विचार कर रहा है। तो क्या इसके पीछे यूनुस या आईएसआई की चाल है? क्या यूनुस या आईएसआई यानी कि पाकिस्तान अपने मंसूबे को बांग्लादेश के छात्रों के माध्यम से भड़काने का काम कर रहा है? साथियों, किसी भी अंतरराष्ट्रीय विवाद में एक जिम्मेदार राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा से होती है, आरोपों से नहीं, प्रक्रिया और प्रमाण से होती है। और इस पूरे मामले में भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट और सुसंगत रहा है। भारत ने शरीफ उस्मान हादी की हत्या से जुड़े सभी आरोपों को खारिज किया है और भारत का साफ कहना है कि बिना जांच, बिना सबूत किसी देश को दोषी ठहराना न केवल गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि यह सीधे तौर पर बांग्लादेश के भीतर हिंसा को और भी ज्यादा भड़काता है, सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ाता है और क्षेत्रीय अस्थिरता को जो है वो बढ़ा रहा है और क्षेत्रीय स्थिरता को जो है वो कमजोर कर रहा है। और भारत ने यह भी रेखांकित किया है कि कुछ कट्टरपंथी और राजनीतिक तत्व जानबूझकर फर्जी और भड़काऊ नैरेटिव जो है वो गढ़ रहे हैं, जिनका उद्देश्य है कि बांग्लादेश में घरेलू असंतोष से जो है, जो असंतोष फैला हुआ है, उससे ध्यान हटाया जाए और बाहरी दुश्मनों को निर्माण किया जाए।
साथियों, महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने कहीं भी उकसावे वाली भाषा का प्रयोग नहीं किया है। भारत ने ना कभी धमकी दी है, भारत ने कभी पलटवार नहीं किया है, भारत ने कभी सार्वजनिक बयानबाजी की है, बल्कि भारत कूटनीतिक चैनलों का इस्तेमाल कर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर जोर दे रहा है और भारत जांच आधारित दृष्टिकोण की बात कर रहा है। और यही कारण है कि भारत का रुख उसकी रिस्पॉन्सिबल रीजनल पावर की छवि के अनुरूप है। भारत का संदेश जो एकदम साफ है कि न्याय नारे से नहीं, जांच से होता है और क्षेत्रीय शांति राजनीतिक उन्माद से नहीं, संयमित कूटनीतिक से जो है वो चलती है। अब मोहम्मद यूनुस का एंगल यहां कैसे आ जा रहा है? मोहम्मद यूनुस जो कि अंतरिम सरकार के मुखिया बने हुए हैं, लेकिन आपको याद होगा कि मोहम्मद यूनुस जब अंतरिम सरकार के मुखिया बने थे तो जब चीन की यात्रा पर गए थे तो चीनियों को इन्होंने ये बात कहा था कि जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जो 7 सिस्टर हैं, उनके जाने का रास्ता जो है वो बंगाल की खाड़ी से होकर जाता है और बंगाल की खाड़ी के माई बाप जो हैं वो मोहम्मद यूनुस है। यानी कि मोहम्मद यूनुस की ही विचारधारा जो है हादी के द्वारा दिख रही है। साथियों, मोहम्मद यूनुस के एंगल को अगर आप समझेंगे तो अब एक बहुत संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। लेकिन विश्लेषण के लिए एक बहुत जरूरी सवाल यह है कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि आज बांग्लादेश की अंतरिम सरकार किन परिस्थितियों से गुजर रही है। साथियों, अंतरिम सरकार के ऊपर दबाव बना हुआ है। वर्तमान राजनीतिक माहौल में 4 बड़े संकट के साथ मोहम्मद यूनुस जो हैं वह लड़ रहे हैं। बांग्लादेश की जनता यह कह रही है कि भैया चुनाव कब होंगे, क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव को लेकर असमंजस है। चुनाव की समय सीमा, प्रक्रिया और निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई, शेख हसीना को कई सारी सजा दी गई, इसको लेकर विवाद है बांग्लादेश में और यह मुद्दा समर्थन और विरोध दोनों को लेकर सड़क पर जो है उतर चुका है। आवामी लीग जो है, जो सड़क पर उतर रही है, संगठनात्मक शक्ति और भावनात्मक समर्थन के बावजूद भी अगर हम बात करें तो इस प्रकार की जो हिंसा दिख रही है यह कहीं ना कहीं बांग्लादेश को अस्थिर करने का प्रयास है। बांग्लादेश में अर्थव्यवस्था के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। बांग्लादेश में महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी मुद्रा संकट, ये सभी जो है वहां के जन असंतोष को तेज कर रहे हैं। यानी कि मैं कहूं तो राजनीतिक वैधता एक संवेदनशील दौर से गुजर रही है और यही कारण है कि बांग्लादेश में कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल रहा है। साथियों, बांग्लादेश में मीडिया के ऊपर हमला हुआ और मीडिया के ऊपर जब हमला हुआ तो विश्व के कई सारे देश ने जो है वह इसके ऊपर उंगली उठाई कि प्रेस के फ्रीडम को जो है वो ना रोका जाए। आपके स्क्रीन पर तस्वीर है द डेली स्टार सेंटर, जो कि मैंने कहा कि बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा समाचार पत्र का जो है मुख्यालय है, उसको जो है आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दिया गया। बांग्लादेश में ध्रुवीकरण हो रहा है, हिंदू बनाम मुस्लिम की जो है वो लड़ाई चल रही है और आपके स्क्रीन पर देखिए बांग्लादेश में लोगों ने एक हिंदू युवक को पीट पीट कर जो है वो मार डाला है। इसके अलावा आप वहां की स्थिति को और ध्यान से देखेंगे तो युवक को नग्न करके फांसी पर जो है वो टांग दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर जो है ये वीडियो देख रहा है। लेकिन इसी के बीच एक वीडियो जो है जो कि आपको देखने को मिल रहा है कि यह प्रथम ऑलो न्यूज़पेपर ऑफिस के परिसर के बाहर दुकान में जहां प्रदर्शनकारी आग लगा दिए थे वहां एक छोटी सी बच्ची किताबों को बचाते हुए प्रयास कर रही है। साथियों, राजनीति का एक बहुत बड़ा या बहुत पुराना अगर हम कहें तो एक सिद्धांत है जो कि पॉलिटिकल साइंस के क्लासिकल सिद्धांत की याद दिलाता है, जिसमें कहा गया है कि व्हेन इंटरनल लेजिटिमेसी इज वीक, एक्सटर्नल एनिमी इज प्रोजेक्टेड। इसका सरल शब्दों में अगर अर्थ कहें तो सरकार अंदर से कमजोर जब महसूस करती है, जब जनता असंतुष्ट होती है और संस्थागत भरोसा डगमगाता है तो अक्सर बाहरी खतरों का नैरेटिव तेज कर दिया जाता है। तो सवाल क्या है? यहीं पर सबसे अहम सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत को जानबूझकर एक विलन के रूप में बांग्लादेश में पेश किया जा रहा है? क्या इससे जनता का ध्यान आंतरिक संकटों से हटाकर बाहरी मुद्दे के ऊपर केंद्रित किया जा रहा है? और क्या इस प्रक्रिया में अंतरिम सरकार को कुछ राजनीतिक
स्पेस और सांस लेने का मौका मिल रहा है। बात केवल मोहम्मद यूनुस की नहीं, बात आपको आईएसआई और पाकिस्तान के हिसाब से भी सोचनी होगी, जिस पर खुले तौर पर जो है वो चर्चा हो रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई भी निष्कर्ष जो है वो नहीं निकल रहा है। आईएसआई के ऊपर शक क्यों जा रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। साथियों, हादी की जो वैचारिक पहचान थी, हादी को लेकर कहा जा रहा है कि वो भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक विचारधारा के साथ जुड़ा था। और हत्या के तुरंत बाद के अगर पैटर्न को आप ध्यान देंगे कि हत्या के कुछ घंटों के भीतर एक जैसा भारत विरोधी नैरेटिव आपको देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पे कोऑर्डिनेटेड ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे, राजनीतिक ठिकानों पर निशाना बनाते हुए आपको देखने को मिलेगा। और ये सभी जो है वो कोइंसिडेंटल भी हो सकता है, लेकिन एक पैटर्न जो है वो जरूर बनता है। और आईएसआई के ऐतिहासिक ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसके इतिहास को अगर आप खंगालेंगे, तो आईएसआई पर पहले भी ऐसे आरोप लगे रहते हैं। भारत और उसके पड़ोसियों के संबंध बिगाड़ने का प्रयास आईएसआई पहले भी कर चुका है। फ्लैश फ्लैग ऑपरेशन, माफ कीजिएगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को हमेशा आईएसआई समर्थन देता है। प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए नैरेटिव वॉरफेयर जो आईएसआई चलाता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल आईएसआई करता है। और दक्षिण एशिया के राजनीति में यह कोई नया सिद्धांत नहीं है। इस सिद्धांत के माध्यम से आईएसआई भारत और बांग्लादेश के संबंधों को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। साथियों, अंतरराष्ट्रीय संबंध में छोटी घटनाएं भी अगर अनियंत्रित छोड़ दी जाए तो बड़े रणनीतिक नुकसान में बदल जाती है। अगर मौजूदा सिलसिला यूं ही जारी रहा तो इसके प्रभाव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेंगे। इसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर होगा और इसका सबसे पहला नुकसान राजनयिक भरोसे का होगा। जब एक देश पर बिना जांच, बिना सबूत आरोप लगाए जाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाएगा, जो किसी भी साझेदारी की बुनियाद को कमजोर करता है। साथियों, भारत और बांग्लादेश का सहयोग एक अहम स्तंभ पर रहा है। चाहे हम सीमा प्रबंधन की बात करें, चाहे आतंकवाद विरोधी समन्वय की बात करें, या अवैध घुसपैठ और तस्करी पर नियंत्रण की बात करें। लेकिन जब भी बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रभावित होता है। ट्रेड, ट्रांजिट और कनेक्टिविटी को नुकसान होता है। और ये भारत बांग्लादेश के सिर्फ राजनीतिक सीमित नहीं है, इसके अलावा व्यापार के जो मार्ग हैं, ट्रांजिट फैसिलिटी है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो दोनों देशों के म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर चल रहे हैं, वो सभी के सभी प्रभावित होते हैं। साथियों, इसका प्रभाव दक्षिण एशिया के स्थिरता के ऊपर भी पड़ेगा। भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशिया के दो सबसे अहम कड़ियां हैं और इन दोनों के बीच तनाव का बढ़ना पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित करेगा। और यही वो बिंदु है जहां यह मुद्दा बायलैटरल से निकलकर रीजनल बन जाएगा। इसलिए भारत ने शक्ति दिखाई है और भारत का रुख बहुत ही कठोर है। भारत भावनाओं से नहीं, भारत रणनीति से काम कर रहा है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में साइलेंस ऑफन मींस एक्सेप्टेंस होता है। अगर भारत इन आरोपों पर चुप रहता तो एक ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया जाता कि भारत ही ये सब करा रहा है। इसलिए भारत ने स्पष्ट, संयमित और कूटनीतिक शक्ति दिखाई है ताकि भरोसा, नियम और क्षेत्रीय स्थिरता तीनों सुरक्षित रहे। आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर ये द डेली स्टार ने नोटिस भी जारी किया गया जब इनके पूरे के पूरे ऑफिस को तोड़फोड़ कर दिया गया, आग लगा दिया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने बांग्लादेश में जो भारतीय समुदाय रह रहा है उनके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। कुछ नंबर्स दिए गए हैं, किस नंबर पर संपर्क करें। साथियों, किसी भी हत्याकांड का न्याय नारों से नहीं, निष्पक्ष जांच से निकलता है। हादी की हत्या अगर राजनीतिक हथियार बन गई तो भारत विरोधी भीड़ भी राजनीतिक बनेगा और बांग्लादेश अस्थिरता की ओर बढ़ेगा। और इसका समाधान सिर्फ एक ही है, पारदर्शी, समयबद्ध और स्वतंत्र जांच। क्योंकि न्याय में राजनीति और कूटनीति में उन्माद दोनों ही क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक होते हैं। आपके क्या विचार है?
आपको क्या लगता है? अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। और कैसा लगा आज का सेशन ये भी हमें बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक तो भेज ही दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं साथियों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।